बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमारे पास पेपर है वो है अकाउंटिंग का आईजीसीएसई और फरवरी मार्च 26 का पेपर है ये। और अब हम शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चंस। पहला सवाल है बेटा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बुक कीपिंग in providing information for monitoring progress and decision making? What is the role of a bookkeeper? रोल ऑफ अ बुक कीपर बोले या बुक कीपिंग बोले, बात एक ही है। इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड डिसीजन मेकिंग। तो आपको पता है बेटा दो लोग होते हैं, एक होता है अकाउंटेंट और एक होता है बुक कीपर। तो बुक कीपर का क्या काम होता है बेटा? उसका काम होता है सिर्फ बुक्स को मेंटेन करना, सही है। और अकाउंटेंट के बड़े बड़े काम होते हैं और बुक कीपर के छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे रेशोज़ कैलकुलेट करना ये अकाउंटेंट का काम है, ये बुक कीपर का रोल नहीं है। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना, जैसे टी अकाउंट्स बनाना या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनाना, सेल्स इनवॉइस वगैरह, या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर एंट्रीज बनाना, जैसे कैश बुक हो गई, जनरल जर्नल हो गया, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल। तो डेटा को बुक्स में रिकॉर्ड करना बेटा ये बुक कीपर का काम होता है। और अकाउंटेंट का क्या काम होता है कि फिर रेशोज़ एनालिसिस करना, इनकम स्टेटमेंट बनाना जिसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी जिसको कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना। तो ये बड़े बड़े काम अकाउंटेंट के होते हैं। और जो छोटे मोटे काम होते हैं, डबल एंट्रीज बनाना या डेटा को बुक्स में रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपर का काम होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ओड बाय अ बिजनेस टू इट्स ओनर? बिजनेस ने जो पैसे देने हैं बेटा ओनर को, वो क्या कहलाता है? बिजनेस ने जो पैसे बाहर वालों को देने होंगे वो तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाएगी। लेकिन अगर बिजनेस ने पैसे किसको देने हैं? अपने ही ओनर को देने हैं, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल के बारे में कहा जाता है कि ये एक तरह की लायबिलिटी है। और ये लायबिलिटी किस तरीके से सर? ये वो लायबिलिटी है जो बिजनेस ने किसको देने हैं? पैसे बाहर वालों को नहीं देने बल्कि अपने ओनर को देने हैं। तो ये क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। Where is the discount total from the payment side of the cash book posted? तो आपको पता है कैश बुक में दो साइड्स होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट आता है बेटा वो होता है अलाउड, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। और क्रेडिट साइड पे जो डिस्काउंट आता है बेटा वो रिसीव्ड होता है और वो इनकम होता है। तो यहाँ पे बेटा आंसर डिस्काउंट अलाउड नहीं हो सकता, रिसीव होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अब सवाल ये आता है जो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है वो कौन से लेजर में होता है? अब लेजर आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स। कौन कौन से बेटा? सेल्स लेजर, परचेज लेजर एंड जर्नल लेजर। सेल्स लेजर में बेटा किसके टी अकाउंट्स होते हैं? सारे कस्टमर्स के, इंडिविजुअल जो कस्टमर्स होते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। परचेज लेजर में किसके टी अकाउंट्स होते हैं बेटा? सारे सप्लायर के, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी। कस्टमर और सप्लायर के अलावा जितने भी हमारे टी अकाउंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं भाई? जर्नल लेजर में। तो बेटा ए इज़ द राइट आंसर। जनरल लेजर में सर कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? ऑल अकाउंट्स अदर देन इंडिविजुअल कस्टमर एंड सप्लायर। जैसे सेल्स का अकाउंट हो गया, परचेज का अकाउंट हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ड्राइंग कैपिटल, इनकम एक्सपेंस। ये सारे टी अकाउंट्स कहाँ बनते हैं बेटा? जनरल लेजर में। तो ए इज़ द राइट आंसर। A check received from Tiberi from Martins was subsequently dishonored. बेटा चेक रिसीव हुआ था बाय टिबरी फ्रॉम मार्टिन्स। टिबरी को चेक मिला है किसे? मार्टिनेज से। हाउ वुड द डिसऑनर्ड चेक बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टिबरी? तो बेटा अगर वो कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ टिबरी, मतलब हम कौन है? हम टिबरी हैं। और मार्टिनीज कौन है बेटा? हमारा, वो हमारा कस्टमर है। तो बेटा जब उसने हमें, मार्टिनीज ने चेक दिया तो हम क्या एंट्री बनाए होंगे? हमने एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट और मार्टिनीज क्रेडिट। अब क्या करें बेटा? जब वो चेक डिसऑनर हो गया, जब वो बाउंस हो गया, तो अब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी बेटा। ये इररिकवरेबल डेट नहीं कहलाएगा। इररिकवरेबल डेट कब कहलाता? जब वो अपने मुंह से बोल देता कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन अभी उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। हो सकता है गलती से चेक डिसऑनर हो गया, अब वो दोबारा पैसे डलवा दे जो उसके पास पैसे नहीं थे फॉर एग्जांपल। तो हम एंट्री रिवर्स कर देंगे बेटा। जब चेक आता है तो हम बैंक डेबिट करते हैं, अब हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और जब चेक आता है हम कस्टमर को जो हमने क्रेडिट
क्रेडिट किया होगा अब हम कस्टमर को डेबिट कर देंगे। तो बेटा ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बैंक को कम कर देंगे क्रेडिट और जो कस्टमर है उसको दोबारा बढ़ा देंगे मार्टिनीज को, और अभी इररिकवरेबल डेट रिकॉर्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं बेटा। सारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जोला। अगर आप देखें यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक सारा और एक जोला। व्हाट वर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑन सारास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर मे। तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताना है बेटा। अगर आप देखो सारा हम ओ कर रहे हैं जोला को 401 में, तो पहली मई को हम कितने पैसे ओ कर रहे हैं, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो आ रहा होगा हम बेटा कितने पैसे देने हमने सारा को, सॉरी जोला को, हम सारा हैं हम ओ कर रहे हैं क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं जोला से, जोला हमारे लिए सप्लायर है। तो बेटा जब ये महीना स्टार्ट हुआ तो हमने कितने पैसे देने थे, 400, और उसके बाद बेटा 1 मई को ही हमने पैसे दे भी दिए आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब बेटा हमने उसको पूरे पैसे नहीं दिए, 400 में से डिस्काउंट माइनस किया होगा उसके बाद पैसे दिए। बहरहाल जो डिस्काउंट होगा वो भी हमने रिकॉर्ड किया होगा और ये क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। जब हम अपने सप्लायर को बेटा जल्दी पैसे देते हैं तो हमें डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव होता है। तो बेटा 400 में से जितना भी डिस्काउंट है, अगर 5% है तो कितना है, 20 का डिस्काउंट है, 400 में से 20 माइनस कर देंगे तो एक्चुअली हमने पे कितने किए होंगे बेटा, 380। तो बहरहाल कहानी ख़त्म हो गई, वो जो 400 थे उसमें से 380 पे कर दिए और बाकी का डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो वो तो ज़ीरो हो गया। सारा ने बेटा फर्दर परचेज़ की, दोबारा गुड्स बाई की 280 की। तो अब जो दोबारा गुड्स बाई की, क्या वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी आ रही होगी? तो बेटा ओपनिंग बैलेंस होगा 400, सही है, और पिछले महीने का जो बाकी था और वो हमने पूरे पे कर दिए 400, डिस्काउंट भी रिकॉर्ड हो गया और अब जो है वो तो ज़ीरो हो गया 400। अब 280 की जो गुड्स बाई की है 280 आ रहा होगा क्लोजिंग बैलेंस में, तो सी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं बेटा। विच बिजनेस डॉक्यूमेंट आर यूज्ड टू राइट अप द सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न जर्नल। आपको पता है जब सेल्स जर्नल बनाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट से उसमें एंट्री बनाते हैं, तो इसमें इन्वॉइसेस आती हैं बेटा, सेल्स इन्वॉइसेस। अब ये सेल्स इन्वॉइसेस हमने इशू की होंगी बेटा अपने कस्टमर्स को या रिसीव की होंगी कस्टमर्स से। बेटा कस्टमर को इशू करते हैं और सप्लायर से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इन्वॉइसेस इशू की होंगी। उसके बाद बेटा सेल्स रिटर्न कब होता है, जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करे। तो बेटा जब कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न की तो क्या होगा, डेबिट नोट होगा या क्रेडिट नोट? कस्टमर ने तो बेटा हमें डेबिट नोट दिया होगा लेकिन हम उसको बदले में क्या देंगे, क्रेडिट नोट। तो सवाल ये आता है ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगा, कस्टमर के डेबिट नोट मिलते ही हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे या जब तक हम क्रेडिट नोट इशू नहीं करते ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा? सर हमें क्रेडिट नोट इशू करना ज़रूरी है, तो बी वुड बी द राइट आंसर। तो 6 का तो बेटा आंसर हो गया बी। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। जसविंदर मेंटेन्स अ पैटी कैश बुक यूजिंग इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम आपको पता है क्या होता है भाई? इम्प्रेस सिस्टम ये होता है कि हर महीने हम पैटी कैशियर को कुछ खर्चा पानी देंगे, सही, और उस खर्चे से वो पूरा महीना गुजारेगा और जितना उसने खर्च किया होगा बेटा इस महीने उतने पैसे हम उसको और दे देंगे। तो मंथली इम्प्रेस का अमाउंट क्या है बेटा, $100 समझ लें। ये जो पैटी कैशियर है इसको हम पॉकेट मनी दे रहे हैं $100, सही है, लेकिन ये पॉकेट मनी इसके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ये बिज़नेस के यूज़ के लिए हम इसको दे रहे हैं कि आप $100 के अंदर गुजारा करो। और ये रिस्टोर हो रहा है इम्प्रेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने के स्टार्ट में हम देखते हैं अब उसके बाद कितने पैसे रह गए तो हम उसको इतने पैसे और देंगे कि उसका बैलेंस दोबारा कितना हो जाए, $100। और सितंबर के महीने में अगर आप देखो क्या किया उसने एक्सपेंसेस किए, $83 खर्च किए और उसको मिले कितने बेटा, $7। हाउ मच कैश डिड जसविंदर नीड टू रिस्टोर द इम्प्रेस ऑन 1 अक्टूबर? तो हमें बताना है बेटा 1 अक्टूबर में उसको कितने पैसे हमें और देने चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला आसान तरीका, उसने खर्च कितने किए बेटा पैसे, 83। तो अगर आप देखो 83 उसने जो स्पेंड किए उसमें से उसको $7 वापस भी मिल गए एज अ रिसीट्स,
अगर इसको कुछ पैसे मिलते नहीं तो जितने उसने पैसे खर्च किए 83, हम उसको उतने ही पैसे और दे देते, तो 83 हम उसको रिस्टोर कर देते। लेकिन अगर आप देखो 83 उसने खर्च किए, जिसमें से उसको कितने मिल गए बेटा, $7 तो उसको वापस मिल गए। तो ओवरऑल उसने कितने खर्च किए, 76। तो आंसर होगा बेटा बी, 76। अब अगर यहाँ पे एक और भी तरीका मैं आपको बता सकता हूँ ये 76 कैलकुलेट करने का। आई होप आपको पहला वाला मेथड समझ में आ गया, जितना हमने स्पेंड किया वो, जिसमें से जितने पैसे हमें वापस मिल गए वो माइनस कर दें। ओवरऑल कितनी हमने स्पेंडिंग की है बेटा इस महीने, 76। तो 76 हमें और देने चाहिए जसविंदर को। दूसरा तरीका 76 तक पहुँचने का, अगर आप देखो $100 उसके पास पहले से थे, किसके पास, जसविंदर के पास, जिसमें से उसने स्पेंड कितने कर दिए बेटा, 83। 100 में से 83 माइनस करो, कितने पैसे बच गए बेटा, $17 बच गए। अब $17 सिर्फ बचे, लेकिन $7 उसको और मिल गए, रिसीट्स कहीं से अदर इनकम वगैरह हुई होगी। तो ओवरऑल कितने पैसे बेटा उसके बाद रह गए, 24। अब हमने उसके $24 को 100 पे पहुंचाना है, तो 24 और 100 का डिफरेंस निकाल लें, कितने पैसे बेटा उसको और मिलने चाहिए, उसको मिलने चाहिए $76। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। कह रहा है सर विच स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब बेटा 3 बातें सही हैं, एक बात गलत है। इट कैन हेल्प इन लोकेटिंग अरिथमेटिकल एरर्स, ये बात बेटा सही है, हमें बताना है कौन सी बात सही नहीं है। क्या ट्रायल बैलेंस बेटा टोटलिंग के जो एरर्स होते हैं उनको पकड़ने में मदद करता है? बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस में 2 साइड्स होती हैं, डेबिट क्रेडिट, दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, तो ये बात तो सही है, हमें बताना है कौन सी बात सही नहीं है। इट एक्सक्लूड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक्सक्लूड्स का मतलब बेटा ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री होती नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि बेटा ट्रायल बैलेंस या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस जो होता है आपने पढ़ा है, उसमें हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, कभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होती। तो ट्रायल बैलेंस में बेटा कौन सी इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग, तो ये भी बात सही है, हमें बताना है कौन सी बात सही नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इस पे हम बाद में आते हैं। इट इज़ ऑफन यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस नॉर्मली किस काम के लिए यूज़ होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, ये बात भी सही है। इसका मतलब सी वाली बात गलत है कि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब हो सकता है आपको इस पे एतराज़ हो कि सर ट्रायल बैलेंस का तो फॉर्मेट ही ये होता है, अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि डबल एंट्री का पार्ट नहीं है? सर इसका जवाब, अगर आर्ग्यूमेंट आपका ये है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट के कॉलम होते हैं तो ये डबल एंट्री का पार्ट है, तो बेटा अगर आप सोचें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपको पता है 7 बुक्स होती हैं, कौन कौन सी, सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न जर्नल, ये 4 बुक्स हो गई, कैश बुक, पेटी कैश बुक, और जो आखिरी वाली बुक होती है बेटा उस पर फोकस करें, उसका नाम होता है जर्नल, जिसको द जर्नल भी बोलते हैं, जर्नल भी बोलते हैं, जनरल जर्नल भी बोलते हैं, पहला जी से दूसरा जे से, सिर्फ जर्नल लिखना वैसे काफ़ी है। तो क्या जर्नल जर्नल डबल एंट्री का पार्ट है? नहीं सर, वो भी डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। क्यों? हालांकि उसका फॉर्मेट क्या है, डेट और डिटेल्स, डेबिट क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस और जर्नल जर्नल के फॉर्मेट में क्या फ़र्क है? ट्रायल बैलेंस में डेट नहीं आती, सिर्फ अकाउंट आता है, डेबिट क्रेडिट आता है, और जर्नल जर्नल में बेटा एक आता है डेट, सॉरी हाँ, एक डेट आता है, एक डिटेल्स आती है, एक डेबिट क्रेडिट आती है। दूसरा फ़र्क ये है बेटा, ट्रायल बैलेंस में एंड में हम इनको टोटल करते हैं, दोनों साइड्स को, जर्नल जर्नल को हम टोटल नहीं करते क्योंकि अलग अलग एंट्रीज होती हैं। तो बज़ाहिर बेटा जर्नल जर्नल भी ऐसा लगता है डबल एंट्री का पार्ट है, लेकिन होता नहीं है। सिर्फ बेटा 2 बुक्स डबल एंट्री का पार्ट हैं, एक कैश बुक और एक पेटी कैश बुक, बाकी जो 5 बुक्स हैं वो डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। जर्नल जर्नल क्यों डबल एंट्री का पार्ट नहीं है बेटा? जर्नल जर्नल सिर्फ एक डायरी है, इसमें हम लिख लेते हैं कि ये अकाउंट डेबिट करना है और ये अकाउंट क्रेडिट करना है, अभी एक्चुअली किया नहीं है, करेंगे कब? जब टी अकाउंट्स में बेटा एंट्रीज बनाएंगे तो डबल एंट्री कंप्लीट होती है। ट्रायल बैलेंस से डबल एंट्री का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बेटा हम डबल एंट्रीज बनाते नहीं हैं, डबल एंट्रीज हम ऑलरेडी बना चुके होते हैं टी अकाउंट्स में। ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होता है एट अ पर्टिकुलर डेट, इसलिए ट्रायल बैलेंस का डबल एंट्री से ताल्लुक नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर। कह रहा बेटा स्टेशनरी हमने परचेज की है, परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़, कितने की बेटा? $50 की, करेक्टली एंटर्ड इन द पेटी कैश बुक। तो बेटा जब हम स्टेशनरी बाय करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? हम एंट्री बनाते हैं स्टेशनरी डेबिट और कैश
या बैंक या पेटी कैश जो भी हमने पे किया वो क्रेडिट। अब बेटा बट पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट इन एरर। तो बेटा हमने एंट्री बनानी क्या चाहिए थी, हमने एंट्री बनानी चाहिए थी स्टेशनरी डेबिट चूँकि वो एक्सपेंस है और पेटी कैश क्रेडिट। तो वो कह रहा है बेटा करेक्टली हमने पेटी कैश को तो क्रेडिट कर दिया लेकिन स्टेशनरी को डेबिट नहीं किया, बल्कि गलती से क्या कर दिया बेटा, तो बेटा गलती से हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। परचेज का तो इसमें कोई काम ही नहीं था भाई, तो परचेज को जिसको गलती से हमने क्रेडिट किया था बेटा, अब हम परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। परचेज डेबिट क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि गलती से क्रेडिट किया था। और स्टेशनरी को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, क्योंकि स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, वो तो होना ही चाहिए डेबिट। तो ये दोनों चीज़ें सर डेबिट पे आ रही हैं, क्रेडिट पे पेटी कैश नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि कह रहा है करेक्टली एंटर्ड इन द पेटी कैश, तो इसका मतलब पेटी कैश में कोई मिस्टेक नहीं है। जहाँ कुछ नहीं आता बेटा वहाँ पे आपको पता है सस्पेंस आ जाता है। तो बेटा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बेटा 10 पे जाते हैं। करीनाज इनकम स्टेटमेंट शोड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 24,000 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 7,400। तो अब देखें बेटा ग्रॉस प्रॉफिट है 24,000 और प्रॉफिट फॉर द ईयर है 7,400। बाद में पता चला करीना को कि इसने ये एरर्स कर दिए हैं। हमें बताना है करीना का ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट कितना है और प्रॉफिट फॉर द ईयर करेक्टेड कितना है। तो जो ड्राफ्ट प्रॉफिट होता है बेटा वो होता है जिसमें कोई एरर्स हैं। अब हमने एरर्स को एक एक करके करेक्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। तो अब आप देखो बेटा पहला एरर है जो कैरेज इनवर्ड था जो कि 200 था, उसको हमने ओमिट कर दिया। तो जो कैरेज इनवर्ड था बेटा $200 वो हम लिखना भूल गए, तो अब हम कैरेज इनवर्ड लिखेंगे। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने फॉर्मेट बेटा आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ सेल का, कैसे बनाते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग एड परचेज, याद है। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, सबसे पहले सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न, फिर कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में बेटा ओपनिंग ऐड परचेज ऐड कैरेज इनवर्ड लेस परचेज रिटर्न। तो कैरेज इनवर्ड को हमने ऐड करना है कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो होगा ये बेटा कैरेज इनवर्ड बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो 24,000 में से बेटा ये 200 माइनस कर देंगे, कितना बच गया 23,800। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 23,800, ए और बी। तो सर ये वाला आपने क्यों नहीं लिया। अगर आप देखो बेटा नोट 2 में कह रहा है ड्राइंग की है करीना ने, जिसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, वेजेस में। तो ड्राइंग तो बेटा नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आती है, एसओएफपी में आती है, लेकिन वेजेस आती है। वेजेस बेटा एक्सपेंस को हमने बढ़ा दिया। तो सर ये जो एक्सपेंसेस हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आते हैं या ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं। तो सर ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं। तो इससे बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होगा, इससे प्रॉफिट फॉर द ईयर अफेक्ट होगा। तो बेटा ये जो एडजस्टमेंट है कैरेज इनवर्ड ये आएगी ग्रॉस प्रॉफिट में, सही है। लेकिन ये जो वेजेस वाली है ये ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं आएगी, ये आगे आएगी नेट प्रॉफिट में। अब आ जाते हैं बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर से। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है बताएं, वो दिया हुआ है 7,400, ये ड्राफ्ट है। अब आप देखो बेटा अगर एक चीज़ जीपी से पहले आ रही है ग्रॉस प्रॉफिट से, जैसे सेल्स है या परचेज है या ओपनिंग क्लोजिंग है, कैरेज इनवर्ड है, परचेज रिटर्न है, तो कैरेज इनवर्ड है, क्या ये सारी चीज़ें जीपी को अफेक्ट करती हैं? बिल्कुल। अगर ये चीज़ें ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट कर रही हैं तो क्या जो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। तो सर अगर हमारा कैरेज इनवर्ड डालेंगे हम, जब कैरेज इनवर्ड बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा बेटा तो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कम हो जाएगा, कितने से, 200 से। तो बेटा एक तो ये 200 दोनों पे इफेक्ट करेगा, ग्रॉस पे भी प्रॉफिट फॉर द ईयर पे भी, लेकिन ये जो वेजेस है ये इसका इफेक्ट आएगा सिर्फ प्रॉफिट फॉर द ईयर पे। तो अगर आप देखो ड्राइंग की थी करीना ने जो कि ओनर है, उसको ड्राइंग में चार्ज करना चाहिए, लेकिन उसने जानबूझ के या गलती से कहाँ चार्ज कर दी, वेजेस में चार्ज कर दी। एरर है इसका मतलब गलती से कर दी, सही है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, वेजेस को बेटा अब हम जो है कम कर देंगे और ड्राइंग को बढ़ा देंगे। तो ड्राइंग तो यहाँ नहीं आती, वेजेस आती है। जब वेजेस को हम कम कर देंगे, कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैसे ओनर ने लिए थे, ये हम एम्प्लॉई को नहीं दे रहे। वेजेस अकाउंट में बेटा वो पैसे आ सकते हैं जो हम एम्प्लॉई को दे रहे हैं, तो जो पैसे हम ओनर को दे रहे हैं वो ड्राइंग में आने चाहिए। तो अब हम वेजेस कम करेंगे, जब वेजेस कम हो जाएगी बेटा 2400 से, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा 2400 से। तो ए आंसर आएगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 23,000
10,800 और प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगा 9,600। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको बताना है बेटा इनमें से कौन सी बात सही है। कह रहा है अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये सब में सेम है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इस पार्ट ऑफ डबल एंट्री, झूठ। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट डबल एंट्री का पार्ट नहीं होती बेटा, बल्कि जो कैश बुक होती है वो डबल एंट्री का पार्ट होता है। तो पहली बात सही नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, नहीं भाई बैंक नहीं बनाता, ये ट्रेडर बनाता है, ये हम बनाते हैं। तो 3 ओनली सही है, तो डी इज द राइट आंसर। कौन सा सही है भाई? 3 ओनली, डी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो ये बहुत पुराना सवाल है ये, और ये दोबारा आया है एज इट इज़। नाम भी सेम है, सोमराज के नाम से, मुझे याद है सवाल। कह रहा है बेटा ऑन 31 जनवरी सोमराज बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 740। बेटा अगर बैंक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ये पॉजिटिव बैंक बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे हिसाब से अगर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो हमारे लिए वो एसेट है जो कि डेबिट होगा, तो बैंक के लिए वो पैसा क्या है बेटा? लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होगा। तो याद रखो, अगर बैंक आपको बोले आपका क्रेडिट बैलेंस है तो ये खुशी की बात है, और अगर बैंक बोले भाई आपका अकाउंट तो डेबिट में चला गया, आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब माइनस में चला गया। और वैसे नॉर्मली बैंक माइनस में नहीं ले जाएगा आपका अकाउंट जब तक बैंक आप उससे अग्री ना करें कि हमें ओवरड्राफ्ट चाहिए, और बैंक आपका अकाउंट माइनस में जाने ही नहीं देगा, ज़ीरो पे रोक देगा। सही है। लेकिन अगर आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट ली हुई है तो फिर बैंक आपका डेबिट में जा सकता है, मतलब माइनस में। कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक ही फाउंड द फॉलोइंग। सोमराज अपडेटेड इज कैश बुक एज रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? अपडेटेड कैश बुक बैलेंस बताना है हमें 31 जनवरी में। तो कैश बुक को बेटा अपडेट करना है, बहुत आसान है बेटा। कैश बुक को हम नॉर्मली अपडेट कैसे करते हैं? इसके लिए नॉर्मली तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा किससे? बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से। फिर जो पैसे आ रहे हैं वो डेबिट पे लिखते हैं, जो पैसे जा रहे हैं क्रेडिट पे। लेकिन क्या इस सवाल में सर आपको कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है जिसको आप अपडेट करेंगे? नहीं दिया हुआ। इस सवाल में बेटा हमें बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो नॉर्मली बेटा ये जो सवाल होते हैं किसके? बैंक रिकन्सिलिएशन के, इसको सॉल्व करने के लिए 2 काम हमें करने पड़ते हैं। एक हमें बनानी होती है अपडेटेड कैश बुक। क्या बनानी होती है बेटा? अपडेटेड कैश बुक। याद है? अपडेटेड कैश बुक में बेटा वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो बैंक रिकॉर्ड कर चुका है लेकिन हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। लेकिन यहाँ पे हम अपडेटेड कैश बुक बना नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक बैलेंस दिया हुआ नहीं है। और दूसरा काम क्या होता है बेटा? यहाँ पे हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के 2 तरीके। पहला तरीका ये आपने पढ़ा था कि अगर आप कैश बुक ऑलरेडी बना चुके हैं तो आप स्टार्ट करेंगे बेटा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ऐड कर देते हैं बेटा इसमें हम अनप्रेजेंटेड चेक्स। याद आ रहा है कुछ? और लेस कर देते हैं बेटा अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स। तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है बेटा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो ये इसका फॉर्मेट है बेटा BRS का। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या चीज़ मांगी हुई है? कैश बुक बैलेंस मांगा है अपडेटेड, या बैंक स्टेटमेंट बैलेंस मांगा है? हमें अपडेटेड कैश बुक बैलेंस मांगा है। इसका मतलब बेटा कैश बुक बैलेंस हमारे पास नहीं है, तो इससे हमें स्टार्ट करना है। तो ये फिलहाल नहीं है। तो अनप्रेजेंटेड बेटा हम ऐड करते हैं। क्या इस सवाल में अनप्रेजेंटेड है? कह रहे हैं बेटा चेक पे किया हमने, सप्लायर को पे करते हैं ना, बट नॉट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड है। तो अगर हम कैश बुक से चलते हैं तो बेटा ये ऐड करते हैं और अनक्रेडिटेड लेस करते हैं, लेकिन अनक्रेडिटेड यहाँ पे है नहीं। बैंक चार्जेस जो है बेटा वो यहाँ नहीं आता BRS में, वो यहाँ पे आता है बैंक चार्जेस। लेकिन चूंकि हम ये बना नहीं रहे तो बैंक चार्जेस का हमें कोई काम नहीं है। क्या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है बेटा। कितना दिया हुआ है? 740। और ये क्रेडिट बैलेंस से मतलब ये पॉजिटिव है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ बेटा, अगर हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से तो ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड, लेस करते हैं अनक्रेडिटेड, तो कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम स्टार्ट करेंगे बेटा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, फिर क्या होगा? ये जो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स माइनस हो रहा था उसको प्लस कर देंगे, और जो प्लस हो रहा था उसको माइनस कर देंगे।
सही है। तो एक काम करेंगे बेटा, 740 में से हम क्या करके देखते हैं, 150 माइनस करके देखते हैं। 740 में से 150 माइनस कर दो तो कितना बच गया बेटा हमारे पास, ये बच गया 590। सही है। तो आंसर आ रहा है बेटा इसका ए 590। और ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है या नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है, तो बेटा कैश बुक के हिसाब से ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। सही है। तो अब इसकी लॉजिक भी समझ लें बेटा। लॉजिक ये है कि बैंक तो कह रहा है आपके अकाउंट में 740 है। क्या बैंक झूठ बोल रहा है? सर बैंक झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन बैंक का जो अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है उसमें ये दो टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं। ये जो अनप्रेजेंटेड होता है ये सप्लायर होता है, अनक्रेडिटेड कस्टमर होता है, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? टेम्परेरी डिफरेंसेस। तो बेटा अगर हम चल रहे हैं 740 से, ये जो अनक्रेडिटेड है ये पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, आज नहीं तो कल क्रेडिट हो जाएंगे, तो उसको हम प्लस करेंगे। और ये पैसे बेटा आज नहीं तो कल चले जाएंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, तो आज नहीं तो कल हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 590। तो रियल बैंक बैलेंस जो है वो ये होता है बेटा, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। और ये कहाँ शो होता है बेटा? ये SOFP में भी शो होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं बेटा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बेटा किसका अकाउंट होता है? ये सारे कस्टमर्स का कंबाइन अकाउंट होता है। सही है। और ये डेटर्स का अकाउंट होता है। क्यों बनाते हैं? पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई इरिकवरेबल डेट। क्या SLCA इसलिए बनाते हैं ताकि अगर कोई बैड डेट है तो उसका पता चले? नहीं, बैड डेट तो हमें पहले से पता होनी चाहिए जो हम लिखेंगे कहाँ पे? SLCA में। तो ये इसलिए नहीं बनाते कि हमें बैड डेट का पता चले। टू मेक फ्रॉड मोर डिफिकल्ट। ये बात सही है। ऐसा क्यों? सर होता ये है कि इस फ्रॉड वाले पॉइंट को समझने से पहले आप ये समझें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, लेजर्स। लेजर क्या होता है बेटा? एक बुक होती है जिसमें क्या होते हैं? टी अकाउंट्स। तीन तरह की बुक्स होती हैं बेटा जिसमें टी अकाउंट्स होते हैं, सेल लेजर, परचेज लेजर एंड जनरल लेजर। सेल्स लेजर में बेटा सारे कस्टमर के इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, ABCD जितने भी कस्टमर हैं। परचेज लेजर में सारे सप्लायर के इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, XYZ जितने भी सप्लायर हैं। और उसके अलावा जितने भी अकाउंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? जनरल लेजर में। तो ये जो SLCA होता है, PLCA होता है, ये भी कहाँ होता है बेटा? जनरल लेजर में। तो बेटा जनरल लेजर को अलग बंदा बना रहा होता है, तो SLCA और PLCA बनाने वाला बंदा अलग होगा। और जो सेल्स लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट है और जो परचेज लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट है, ये बनाने वाला बंदा अलग होगा। तो अगर दोनों अलग अलग बंदे बैठ के अकाउंट्स बना रहे हैं तो फिर फ्रॉड का चांस मुश्किल हो जाता है। क्यों? फ्रॉड करने के लिए दोनों को साथ मिलना पड़ेगा। जैसे आप बेटा बैंक की रिकन्सिलिएशन पढ़ते हैं यहाँ पे O लेवल अकाउंटिंग में, बिल्कुल इसी तरीके से कंट्रोल अकाउंट की भी रिकन्सिलिएशन होती है जो कि आप आगे पढ़ेंगे AS लेवल में। सही है। तो हर महीने बेटा जो जनरल लेजर वाला बैलेंस होता है SLCA का या PLCA का, उसको हम कंपेयर करते हैं जो इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं सेल्स और परचेज लेजर के, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। अगर दोनों का टोटल सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो कोई एरर किया है जनरल लेजर वाले ने या सेल्स या परचेज लेजर वाले ने, या किसी ने एक ने फ्रॉड किया। तो जो दो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं ये इसीलिए बनाते हैं ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। तो आंसर इसका बी है, टू प्रोवाइड टोटल और टू ट्रेड पेबल। तो SLCA बेटा पेबल नहीं होता, वो रिसीवेबल होता है, इसलिए पार्ट सी गलत है। टू शो द टोटल ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल। बेटा ये जो SLCA होता है इससे सिर्फ क्रेडिट सेल आती है, इससे कैश सेल नहीं आती। सही, तो इसलिए ये भी गलत है। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं बेटा। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेटा दिया हुआ है PLCA है, आपको बताना है विच एंट्री, ये जो चार एंट्रीज दी हुई है इनमें से विच का मतलब एक, कौन सी एंट्री PLCA के हिसाब से करेक्ट है। आपको बताना है कौन सी एंट्री करेक्ट है। पहली एंट्री क्रेडिट ऑफ 19,200, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में 19,200 क्रेडिट हो रही है। ये क्या है बेटा? 19,000। तो बेटा अगर हम 19,200 वाली पहली एंट्री की बात करें तो 19,200 एक्चुअली है क्या? ये परचेज रिटर्न जर्नल का टोटल है। आपको पता है परचेज रिटर्न का जो अपना अकाउंट होता है वो तो क्या होता है? क्रेडिट। अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम PLCA अकाउंट की बात कर रहे हैं जो कि ट्रेड पेबल का अकाउंट होता है। तो बेटा जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर देंगे तो ये सोचो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? हमें पहले से ज़्यादा पैसे देने
चाहिए या कम देने चाहिए? कम देने चाहिए। तो बेटा ये क्रेडिट नहीं होगा पीएलसीए में, बल्कि डेबिट पे आएगा। क्या एंट्री बनाएंगे? पीएलसीए डेबिट और परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट। तो ये पहली वाली बात गलत है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा क्रेडिट ऑफ 218 क्या चीज़ है बेटा? ये पेमेंट मेड टू सप्लायर है। जब हम सप्लायर को पेमेंट देंगे तो सर बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा, लेकिन हमने बैंक अकाउंट में नहीं बताना क्या एंट्री बनेगी, हमें बताना है पीएलसी अकाउंट में क्या एंट्री बनेगी। अगर बैंक क्रेडिट होगा तो पीएलसी अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। तो हमें पीएलसीए को डेबिट करना चाहिए, ये तो कह रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो ये बात भी गलत है। थर्ड है बेटा सी में डेबिट ऑफ 12,900, 12,900 क्या चीज़ है? डिस्काउंट रिसीव। सर अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? लाइबिलिटी डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव का अपना अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन हमें ट्रेड पेबल का बताना है क्या होगा कि ट्रेड पेबल डेबिट होगा। होता ही है बेटा जब हमें डिस्काउंट मिलता है अपने सप्लायर से, वो जल्दी पैसे देने पे मिलता है, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। फोर्थ में अगर आप देखो डेबिट ऑफ 15,000, तो क्या कह रहा है बेटा? ये तो गलती होगा। क्यों? क्योंकि 15,000 इंटरेस्ट चार्ज किया है हमारे सप्लायर्स ने। अगर हमारे सप्लायर हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो अब हमें पहले से ज़्यादा पैसे देने हैं या कम? पहले से ज़्यादा देने हैं, तो ये क्रेडिट होना चाहिए, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात आगे बढ़ाते हैं बेटा। कह रहा है अ कैपिटल ट्रांजैक्शन, a capital expenditure transaction was incorrectly treated as a revenue expenditure। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बेटा हमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी जो है वो नॉन करंट एसेट है, मोटर व्हीकल, लेकिन हम बन गए मलिक रियाज की औलाद। हमने बोला यार गाड़ी क्या है हमारे लिए, 1 करोड़ की गाड़ी जो है हमने एक्सपेंस में डाल दी। तो हमें बताना है बेटा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस एरर का ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हुआ ये बेटा हमने जो है वो गाड़ी खरीदी, मोटर व्हीकल वो एसेट था, लेकिन हमने एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। तो बेटा एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। जब एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? कम हो गया। और एसेट को हमने एसेट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो उससे एसेट भी क्या हो गया? कम हो गया। तो एसेट भी बेटा हमारा कम हो गया क्योंकि हमने एसेट की जगह एक्सपेंस में डाल दिया, और एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट भी क्या हो गया? कम हो गया। तो दोनों चीज़ें बेटा कम हो गई, एसेट भी कम हो गया और प्रॉफिट भी कम हो गया। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ ट्रेडर बॉट इक्विपमेंट कॉस्टिंग 2,000, एक नया इक्विपमेंट खरीदा है बेटा 2,000 का ऑन 1 जनवरी इन ईयर 1, पहले साल है बेटा, 1 जनवरी में खरीदा है। डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 45% यूजिंग वॉट? यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा यूज़ कर रहे हैं सर? आरबीएम। हमने बताना है बेटा डिप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या बनाएंगे ईयर 2 में। तो बेटा पहले साल की नहीं बतानी, बल्कि कौन से साल की बतानी है सर? दूसरे साल की बतानी है। तो करके देख लेते हैं बेटा, बहुत आसान है। तो अगर आप देखो एसेट की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे बता रहा है बेटा कॉस्ट है $2,000। तो चूँकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो इसमें हम डायरेक्टली दूसरे साल की नहीं लगा सकते, पहले फर्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। कितने परसेंट बेटा? 45%। तो एक काम करेंगे 2,000 पे लगा देंगे 45%। तो 1,000 का 45% 450 होगा, 2,000 का 45% 900 होना चाहिए। तो बेटा अगर आप देखिए 2,000 में से 900 वैल्यू गिर गई तो कितनी वैल्यू बच गई? 1100। तो ये 1100 कहलाएगी बेटा NBV नेट बुक वैल्यू। जब नेक्स्ट ईयर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर 2 पे, तो अब हम बेटा 2,000 पे नहीं करेंगे, बल्कि 45% लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? 1100 पे। तो एक काम करते हैं बेटा 1100 पे लगा देते हैं। कितना परसेंट? 45%। तो कितना आ गई बेटा? आंसर 495। तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? एंट्री बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी लिखा हुआ हो वो डेबिट, एंड प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। तो ए आंसर है बेटा। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो हम हर साल क्या करते? कॉस्ट पे ही लगा देते 2,000 पे 45%, तो फिर आंसर होता बी। सही है, लेकिन रिड्यूसिंग में क्या होता है? पहले साल कॉस्ट पे लगाते हैं और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स क्या लगाते हैं? एनबीवी पे। अगर तीसरे साल लगानी होगी तो 1100 में से 495 माइनस करेंगे, जो बच जाएगा उस पे लगाएंगे 45%। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों होता है बेटा? क्योंकि एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट, और प्रोविजन क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि प्रोविजन का नेचर ही क्या होता है भाई? क्रेडिट। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट।
सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जाते हैं सर 17 पे। अ ट्रेडर वॉज ओड रेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वॉज ओड का क्या मतलब बेटा, हम ट्रेडर अगर हैं तो हमने रेंट देना है किसी को या किसी ने हमें देना है। वॉज ओड कह रहा है, इसका मतलब कोई हमें देगा। सही है, तो हमारा जो टेनेंट है वो हमें देगा रेंट। तो ये रेंट बेटा मिलने वाला है, तो ये रेंट पेएबल नहीं होगा बल्कि रेंट रिसीवेबल होगा। अब रिसीवेबल के बेटा दो ऑप्शन है, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक होती है। तो अगर आपने गैस भी करना है तो आप चार में से एक गैस करेंगे तो सिर्फ 25% चांस है कि आपका गैस सही होगा। तो बेहतर है पहले जो दो कंफर्म गलत हैं, रेंट पेएबल तो होगा नहीं, उनको तो हटा दें ए और सी को। तो बी और डी में से अब गैस करेंगे रेंट रिसीवेबल अकाउंट। अब हमें बताना है बेटा, क्रेडिट द रेंट रिसीवेबल अकाउंट विद द अमाउंट ओड एंड ब्रिंग डाउन द डेबिट बैलेंस, या डेबिट द रेंट रिसीवेबल अकाउंट। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात है सर। इसके लिए अगर आपको याद हो तो आपने एक इनकम का अकाउंट बनाना सीखा था, याद है? तो जैसे एक्सपेंस में आपने पढ़ा था पाप अकाउंट, इनकम में हम क्या बनाते हैं बेटा, अप्पा अकाउंट। अप्पा अकाउंट क्यों कहते हैं, अक्रूड प्रीपेड, प्रीपेड अक्रूड। तो ये कौन सा अकाउंट बना के देख रहे हैं, रेंट रिसीवेबल अकाउंट। तो ये क्या कह रहा है बेटा, टेनेंट ट्रेडर वॉज ओड रेंट। तो ओड का मतलब बेटा ये इसकी बात हो रही है, क्लोजिंग अक्रूड की बात हो रही है। तो अब आप बताएं भाई, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेबिट कर रहे हैं रेंट रिसीवेबल अकाउंट को या क्रेडिट कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। देखें ये क्रेडिट हो रहा है रेंट रिसीवेबल अकाउंट विद द अमाउंट ओड एंड ब्रिंग डाउन एज अ डेबिट बैलेंस। तो बेटा अगर ये बैलेंस सीडी आ रहा है क्रेडिट पे, तो ये बैलेंस बीडी बन के अब कहाँ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। तो बेटा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। सही है, आंसर हो गया बी। और ऐसे भी आप देख सकते हैं जो रेंट अब है अभी तक मिला नहीं, ये क्या है बेटा, ये अक्रूड इनकम है। क्या है बेटा, ये अक्रूड इनकम। और अक्रूड इनकम क्या होती है बेटा, हमारे लिए एसेट होती है। इसीलिए इसको ब्रॉड डाउन जो है, ब्रिंग डाउन का मतलब ब्रॉड डाउन की बात हो रही है एज अ डेबिट बैलेंस। तो ये हमारे लिए एसेट है, रिसीवेबल है, तो ये डेबिट पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं बेटा। 1 जनवरी स्टार्ट ऑफ द ईयर, डोमिनिको हैज़ अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए कभी कभार वो नया नाम भी यूज़ कर रहा है, और वह है अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट। बात एक ही है। और ईयर एंड पे बेटा रिसीवेबल्स इतने हैं और प्रोविजन कितना लगाना है, 5%। तो बेटा अब अप्लाई करके देख लेते हैं, आसान है। 22,500 पे लगाते हैं 5%। ईयर एंड पे बेटा डाउट कितना हो गया, 1125। और ईयर स्टार्ट पे कितना डाउट था बेटा, 760। 760 से हम कहाँ पहुँच गए बेटा, 1125। तो बताएं डाउट बढ़ गया या कम हो गया, 760 से 1125 पे पहुँच गए, डाउट बढ़ गया। तो सर डाउट बढ़ जाना हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस, एक्सपेंस है। तो पता चला बेटा इनकम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हाट आर द एंट्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। भाई इंपॉर्टेंट बात की है इसने यहाँ पे। सही है, अगर ये नहीं पढ़ते तो सवाल हमारा गलत हो जाता। कह रहे व्हाट आर द एंट्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। आपको याद है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट कैसे बनाते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ तो PFDD लिख सकते हैं, P2 में मसला है भाई शॉर्ट फॉर्म लिखने का, ये तो रफ वर्किंग है, कुछ भी लिख दें। ओपनिंग बैलेंस बेटा प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट पे आता है, क्लोजिंग हमेशा डेबिट पे आता है। जब हम इस साल की बेटा जब डाउट बढ़ जाता है तो क्या एंट्री बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट, ऐसा ही होता है। और अगर डाउट कम हो जाता है तो यही प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे आ जाता। अब आप बताएं बेटा कि ये जो डाउट इस साल बढ़ गया, सही है, तो पहले कितना था भाई, 760 था और इस साल 1125 हो गया, ऐसे ही था ना। तो डाउट हमारा बढ़ गया, तो ये जो डिफरेंस है बेटा हमने बता दिया 365 होगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये जो 365 था, ये हम क्या एंट्री बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट तो डेबिट कर रहे हैं लेकिन प्रोविजन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ईयर एंड पे कितना प्रोविजन आ गया बेटा, 1125। तो अब आप ज़रा देखो क्या हो रहा है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट पे आ रहा है, प्रोविजन के सर क्रेडिट पे आ रहा है। और ये जो बैलेंस सीडी है ये कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट पे आ रहा है, ये डेबिट पे आ रहा है। और बेटा इनकम स्टेटमेंट वाली एंट्री है प्रोविजन अकाउंट में कहाँ आ रही है, क्रेडिट पे आ रही है। तो बेटा ये सी आंसर होगा। सही है, तो हमें ये नहीं बताना कि इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है, हमें प्रोविजन अकाउंट में बताना है कि प्रोविजन अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट कहाँ आएगी, क्रेडिट पे, और बैलेंस सीडी कहाँ आएगा बेटा, डेबिट पे। ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसकी जगह फिक्स है, अगर बैलेंस सीडी इधर आ रहा है तो बैलेंस बीडी बन के हमेशा कहाँ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा।
तो ये हमने क्या बनाना सीख लिया बेटा, सी आंसर आ रहा है। सही है, प्रोविजन अकाउंट जो है वो यहाँ पे बेसिकली टेस्ट हुआ था। आगे बात बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हाट इज द करेक्ट बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर आपको याद हो बेटा, इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे, एनआरवी पे, या दोनों में से लोअर पे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस नहीं लेते, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू लेते हैं। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है बेटा, जितने में ये बिकेगी इसकी सेलिंग प्राइस। ना सिर्फ सेलिंग प्राइस लेते हैं बल्कि सेलिंग प्राइस में से एक चीज़ माइनस भी करते हैं, और वो क्या माइनस करते हैं बेटा, कॉस्ट टू सेल। क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट टू सेल। और जो इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है उसमें क्या आता है, एक तो परचेज कॉस्ट आती है जितने में खरीदी, और अगर कैरेज इनवर्ड है तो वो भी किस में ऐड हो जाता है, कॉस्ट में। तो कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस भी आती है, कैरेज इनवर्ड भी आ जाता है, और एनआरवी में सेलिंग प्राइस भी आती है, और उसमें से सेलिंग कॉस्ट माइनस भी कर देते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 20, गाइडन इज अ मैन्युफैक्चरर, ओके, ही मेड एरर्स इन वैल्यूइंग हिज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को वैल्यू करते वक्त उससे कुछ एरर्स हो गए। हिज वर्क इन प्रोग्रेस वॉज अंडरस्टेटेड बाय 2000। वर्क इन प्रोग्रेस को इन्होंने गलती से कम कर दिया। सही है, ईयर एंड की बात हो रही है ना, इन्वेंट्री कौन सी वैल्यू कर रहे हैं बेटा, ईयर एंड पे। इसका मतलब जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है इसको कम कर दिया, और जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री थी उसको बढ़ा दिया। देखें, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल कहाँ आती है बेटा, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आती है। सही है, और जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है वो कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। तो अब हमें बताना है बेटा अफेक्ट क्या हुआ दीज एरर्स का। तो हमें ये नहीं बताना कि एरर्स को अगर हम करेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमें बताना है एरर का क्या इफेक्ट होगा। किसका बताना है, एरर का इफेक्ट बताना है, और करेक्शन का नहीं बताना। तो एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट पे बताना है बेटा क्या इफेक्ट होगा, और एक कॉस्ट ऑफ सेल पे बताना है। भाई थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ज़रा देखें, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो बेटा एक आपने पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, याद है, उसमें होती है प्रोडक्शन कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और एक आपने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाना सीखी है इनकम स्टेटमेंट, उसमें क्या आ जाता है बेटा, उसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। याद है, कॉस्ट ऑफ सेल ये आती है इनकम स्टेटमेंट में। तो अब बेटा अगर आप देखो दो एरर्स हैं और दोनों एरर्स का हमें इफेक्ट बताना है। एक हमने वर्क इन प्रोग्रेस में मस्ती की है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में, और एक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में मस्ती की है। तो दोनों का इफेक्ट बताना है क्या होगा। पहली बात ये बेटा, हमने जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी किसकी, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस की, उसको अंडरस्टेट कर दिया, कम कर दिया। अब होता ही ये बेटा, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका फॉर्मेट आपको याद हो, जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर लेबर आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर प्राइम कॉस्ट आता है, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड आता है, फिर एंड में हम क्या करते हैं, ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये याद रखना है, क्लोजिंग को माइनस करते हैं। तो जितनी बेटा क्लोजिंग ज़्यादा होती है वो माइनस कर देते हैं, तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। लेकिन हमने जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसको अंडर कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया। तो बेटा क्लोजिंग जो है वो माइनस होनी चाहिए थी, तो क्लोजिंग को हमने कम कर दिया, तो उससे क्या होगा इफेक्ट, सोचें। क्लोजिंग बेटा वर्क इन प्रोग्रेस हमें माइनस करना चाहिए था। मुश्किल सवाल है वैसे, ओ लेवल के हिसाब से तो मैं समझता हूँ मुश्किल है। सही है, ए लेवल में इस तरह के सवाल आते हैं। बहरहाल एक आध दो सवाल ऐसे मुश्किल डालता है कि बच्चे का दिमाग घूमे। सही है, तो अब वो कह रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो हमें माइनस करना चाहिए था, तो हमने कम कर दिया। तो जितना बेटा वर्क इन प्रोग्रेस कम हो जाएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस अगर बढ़ाते तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। ऐसा ही है, वर्क इन प्रोग्रेस कम कर दिया तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ गई। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गई बेटा, ओवर स्टेट हो गई। क्या हो गई, ओवर स्टेट हो गई। कितने से बेटा हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, ये बढ़ गई हमारी 2000 से, क्योंकि 2000 हमने क्या किया, वर्क इन प्रोग्रेस को कम लिख दिया। अब सवाल ये आता है कि ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है इसका इफेक्ट सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट तक रहेगा या इसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे भी जाएगा। सर इसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे भी जाएगा, ऐसा क्यों। सर आपको ये पता है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो आती है प्रोडक्शन कॉस्ट में, ये तो बात सही है। लेकिन मुझे बताएं जो प्रोडक्शन कॉस्ट का फाइनल आंसर होता है क्या ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है या नहीं जाता, जाता है सर। ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट याद है, एड परचेज लेस क्लोजिंग। यहाँ पे एक नई चीज़ भी होती है अगर आपको याद हो, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो बताएं प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने बढ़ा दिया या कम कर दिया,
प्रोडक्शन को हमने बढ़ा दिया, तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा ज़्यादा हो गई तो ओपनिंग एट प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग, जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा है उतनी कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारी क्या हो गई, ओवर हो गई, कितने से, 2000। तो बेटा अगेन जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को अफेक्ट कर रही है उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे भी पड़ रहा है, या जो चीज़ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आ रही, सही है। वही जीपी और एनपी वाली एग्जांपल है। नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा, जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री थी उसको क्या कर दिया, सही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई हमारी, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई, और फिनिश गुड्स को क्या किया बेटा, ओवर कर दिया। तो क्या फिनिश गुड्स प्रोडक्शन कॉस्ट में आती है, नहीं आती, फिनिश गुड्स प्रोडक्शन कॉस्ट में तो नहीं आती, वो तो डायरेक्टली आती है बेटा इनकम स्टेटमेंट में। तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की हमने बढ़ा दी, क्लोजिंग बेटा जितनी ज़्यादा होगी उतनी कॉस्ट ऑफ सेल हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा होगी उतनी कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, हमारी अंडर हो जाएगी। कितनी कॉस्ट ऑफ सेल बेटा हमने कम कर दी, 3500 से कम कर दी। तो अगर आप देखो बेटा कि प्रोडक्शन कॉस्ट पे तो 2000 ओवर स्टेट हो रहा है, सही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज़ ओवर है और एक चीज़ अंडर है। अब बताओ ओवर ज़्यादा है या अंडर ज़्यादा है, अंडर ज़्यादा है, सही है, 3500 है और वो 2000 है, तो ओवरऑल अंडर स्ट्रेट हो रहा है कितने से, 1500 से। तो बेटा कॉस्ट ऑफ सेल अंडर हो गई 15 से और 2000 ओवर हो गई। काफ़ी मुश्किल सवाल था ये, तो बेटा ए आंसर आ रहा है इसका। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कह रहा है अ सोल ट्रेडर पेड ऑफ द बिजनेसेस ओवरड्राफ्ट यूजिंग हिज ओन पर्सनल फंड्स। तो बेटा क्या किया कि बिजनेस का बैंक बैलेंस माइनस में जा रहा था, मतलब करंट लाइबिलिटी था, और उसने उसको पैसे देने के लिए अपने पर्सनल पैसे लगाए। तो आपको बताना होगा कि एसओएफपी पे, लाइबिलिटी पे, कैपिटल पे, एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा जब हमने ओवरड्राफ्ट पे ऑफ कर दिया तो लाइबिलिटी तो हमारी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं, तो कैपिटल क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, सही है, और एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो सी आंसर होगा। लाइबिलिटी क्यों कम हो गई, क्योंकि ओवरड्राफ्ट पे ऑफ कर दिया, और कैपिटल क्यों बढ़ गया, क्योंकि पैसा जब भी घर से आता है, सही है, तो चाहे वो एक्सपेंसेस पे करने के लिए आए या कोई एसेट बाय करने के लिए आए या लाइबिलिटी को पे करने के लिए आए, तो कैपिटल बढ़ता है, और एसेट पे कोई इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन से नहीं पड़ा। जाहा इज़ अ कंसल्टेंट हु रिसीव फीस फ्रॉम क्लाइंट्स, क्लाइंट से फीस आ रही है। हाउ वुड जाहा कैलकुलेट हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, कंसल्टेंट जो होता है वो सर्विस बिजनेस होता है, याद रखो सर्विस बिजनेस में कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होता, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होती, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न नहीं होता, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड नहीं होता। यहाँ सिर्फ दो चीज़ें आती है बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो फीस सी जो इनकम आ रही है वो इसकी कंसल्टेंसी फीस जो वो चार्ज कर रहा है, और जो एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो डी वुड बी द राइट आंसर। 23rd में पार्टनरशिप अग्रीमेंट कंटेन रूल्स एज डिसाइडेड अमंग द पार्टनर्स। हाँ ऐसा ही होता है भाई, एग्रीमेंट में जो पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया वो व्हाट इज़ नॉट कंटेन इन अ टिपिकल पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो आप कह रहे हैं भाई कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या चीज़ नहीं आ सकती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और क्या आ सकता है बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है, किसको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है बिल्कुल आ सकता है, सैलरी किसको कितनी देनी है वो आ सकता है, वो भी आ सकता है। करंट अकाउंट बैलेंसेस कितने हैं वो नहीं आता भाई, वो तो करंट अकाउंट बैलेंसेस चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम है कभी ज़्यादा है, कभी क्रेडिट बैलेंस है कभी डेबिट में चला गया, तो ये चीज़ें एग्रीमेंट में नहीं आती। तो डी इज़ द राइट आंसर। Which items are included in the appropriation account of the partnership? appropriation account याद है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट फॉर द ईयर से। किससे स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर से बेटा हम स्टार्ट करते हैं, और क्या आता है उसके बाद, प्रॉफिट फॉर द ईयर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आता है ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद है, फिर दो चीज़ें माइनस होती हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लेस करते हैं सैलरीज, जो बच जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, रेजिडुअल प्रॉफिट या रेजिडुअल लॉस। तो आपको बताना है क्या चीज़ आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, बिल्कुल आता है, पार्टनर की सैलरी आती है, बिल्कुल आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ड्राइंग नहीं आती, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग आती है। तो ए सही होगा बेटा, 1, 2 एंड 3। ड्राइंग जो है वो करंट अकाउंट में आती है और बाकी सारी चीज़ें भी करंट अकाउंट में आती हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। सही। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या चीज़ बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट है? कौन सी बात है कि कौन सी स्टेटमेंट बता रही है लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट? शेयर होल्डर या सोल ट्रेडर? सवाल ये आता है लिमिटेड लाइबिलिटी सोल ट्रेडरशिप में होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, या कंपनी में होती है? कंपनी में, और कंपनी में शेयर होल्डर होता है। तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हुए सी और डी को तो हटा दें, अब ए और बी में से गेस करते हैं कि क्या होगा। शेयर होल्डर जो होता है कंपनी में वो रिस्क करता है लूजिंग ओनली देयर पर्सनल एसेट्स। नहीं, शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स तो प्रोटेक्ट रहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी में, तो ये बात गलत है। तो इसका मतलब बी वाली बात सही होगी। शेयर होल्डर इन अ कंपनी रिस्क लूजिंग ओनली द अमाउंट दे अग्री टू पे फॉर द शेयर्स। इसका मतलब बेटा जितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है या जितना इन्होंने अग्री किया है कि इतने पैसे हम देंगे अपने शेयर्स के अगेंस्ट, तो फिर वही नुकसान हो सकता है। आपने अगर बेटा एक कंपनी के शेयर्स खरीदे 10 लाख के और कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में चले गई, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया, तो आपका तो 10 लाख का नुकसान ही होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगले दिन क्रेडिटर्स आपके घर पहुंच जाएं तो अच्छा भाई इतनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं घर के बाहर, बंगला किसके नाम पे, कंपनी का लॉस हो गया, कंपनी ने आप जो कंपनी है जिसके आप शेयर होल्डर हैं उसने 100 करोड़ का लोन लिया था, तो आप बराए मेहरबानी अपना घर बेचें और गाड़ियां बेचें और हमारे पैसे दें। आपने बोला भाई जाओ दफ़ा हो जाओ, मैंने तो 10 लाख लगाए थे, मेरे 10 लाख ऑलरेडी ज़ीरो हो चुके हैं, मैं और नुकसान नहीं करूंगा। ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो बी आंसर है। एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बेटा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हैड दीज बैलेंसेस। अगर आप देखो ये बैलेंसेस सारे दिए हुए हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है बेटा? 38,000 ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड ऑफ 4% वॉज पेड। क्या किया है? डिविडेंड पे किया है। और 8,000 वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 8,000 कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने? जनरल रिजर्व में। व्हाट वाज द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर? हमने बेटा टोटल इक्विटी निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल इक्विटी। आसान है। इसके लिए बेटा अब हम जो है वो देख लेते हैं। पहले तो ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं और फिर हम एक एक करके प्लस माइनस कर लेते हैं। तो अगर आप देखो बेटा शुरू में शेयर कैपिटल कितना था? 2.5 लाख, और रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी? 75, और जनरल रिजर्व कितना था? 18,000। अब देखते हैं बेटा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाई में आती हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। प्रॉफिट आता है, बिल्कुल प्रॉफिट से रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाएगी। सर अगर रिटेन्ड अर्निंग बढ़ेगी तो टोटल इक्विटी बढ़ जाएगी, तो कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा इस साल? 38,000। ये ऐड कर लेते हैं। तो बेटा इक्विटी कितनी हो गई? 381। और वो कह रहा है हमने डिविडेंड पे किया 4%। अब सवाल ये आता है ये 4% किस पे लगेगा? सर ये जो 4% है ये लगेगा कैपिटल पे। तो $250,000 का कैपिटल है बेटा, उस पर 4% लगा देंगे तो 250,000 का 4% कितना आ जाएगा? आई गेस 10,000 आ जाएगा। तो डिविडेंड जब पे करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी 10,000 से, तो कितनी रह गई बेटा? रिटेन्ड अर्निंग 371 रह गई। आगे कह रहा है 8,000 ट्रांसफ़र किया जनरल रिजर्व में। तो ये एंट्री हम करें या ना करें इससे ओवरऑल इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? जब हम बेटा 8,000 ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में तो एक अकाउंट बढ़ जाएगा, जनरल रिजर्व 18 में 8,000 प्लस हो जाएगा, और एक अकाउंट कम हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग 8,000 से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इक्विटी पे इस ट्रांजैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व से। अगर मैं एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाल दूँ तो ना मैं अमीर हो जाऊंगा ना मैं गरीब हो जाऊंगा। तो कितनी हो गई बेटा टोटल इक्विटी? ये हो गई हमारी 371,000। बी इज़ द राइट आंसर। आगे कह रहे हैं बेटा विच आइटम would reduce the balance on the sports club receipt and payment account। तो आपको बताना है बेटा कौन सी ऐसी आइटम है जिससे स्पोर्ट्स क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस कम होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है बेटा? कैश बुक होती है। तो ऐसा कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे हमारा कैश कम हो जाएगा? बता सकते हैं? डिप्रिसिएशन बेटा एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जो कि इनकम स्टेटमेंट में तो आता है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का नाम, लेकिन डिप्रिसिएशन जो होता है वो कैश बुक में नहीं आता, तो ये तो नहीं आएगा। ओवर ड्यू सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर, इसका मतलब बेटा एक मेंबर ने पहले के पैसे बाकी थे 2-3 साल के, वो इस साल पे कर दिए, तो इससे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना। हमें बताना है किससे रिड्यूस होगा। पेमेंट फॉर न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बिल्कुल बेटा अगर नया इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं तो उससे बैंक कम हो जाएगा। तो याद रखो बेटा चाहे रेवेन्यू आइटम हो या कैपिटल आइटम हो,
तो कैश बुक जो होती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का दूसरा नाम है, उसमें दोनों आइटम्स आती हैं बेटा, चाहे वो रेवेन्यू आइटम्स हों चाहे वो कैपिटल आइटम्स हो। और प्रॉफिट मेड बाय द क्लब्स शॉप, तो शॉप से जो प्रॉफिट होगा बेटा, प्रॉफिट जो है उससे हमारा बढ़ जाएगा बेसिकली, और प्रॉफिट से नहीं बढ़ता बेसिकली, इनकम सेल्स से बढ़ता है। जो सेल्स होती है उससे हमारा जो है वो कैश बढ़ता है, कैश या बैंक। तो ये प्रॉफिट नहीं आएगा, और प्रॉफिट से तो वैसे भी बढ़ता है ना, कम तो नहीं होता, हमें कम बताना है। तो सी आंसर आ रहा है। आगे क्या कह रहा है, एन एमेच्योर ड्रामेटिक्स क्लब, सही, एमेच्योर लोग ड्रामा बहुत करते हैं, सही। एमेच्योर ड्रामेटिक्स क्लब वॉज फॉर्म टू प्रोवाइड ओकेजनल परफॉर्मेंसेज फॉर द पेइंग पब्लिक ऑन परफॉर्मेंस डेज, द क्लब सेल्स रिफ्रेशमेंट टू द पब्लिक। तो वो कह रहा है भाई, जिस दिन परफॉर्मेंस होती है, ड्रामा थिएटर वगैरह आपने सुना होगा, तो उस दिन क्या होता है भाई, रिफ्रेशमेंट बेचते हैं, मतलब वो होता है ना, चाय ले लो, सही है, वही हिसाब किताब, चाय ले लो, चिप्स ले लो, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, ये सारी चीज़ें बेचते हैं ये लोग। और क्या कहता है भाई, द प्रॉफिट फ्रॉम दीज सेल्स क्लब हेल्प टूवर्ड्स द रनिंग कॉस्ट ऑफ द क्लब। और वो कह रहा है जो प्रॉफिट होता है उससे उससे रनिंग कॉस्ट हमारी कवर होती है, ये डेटा दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, प्रॉफिट बताना है फ्रॉम द सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली बेटा हमने प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट कैलकुलेट करना है। तो सर ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए हम नॉर्मल बेटा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और बेटा फॉर्मेट वही है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट का, सही है, लेकिन इसमें हर चीज़ किसकी आएगी, रिफ्रेशमेंट की आएगी। सबसे पहले क्या आती है बेटा, सेल्स, सेल्स किसकी आती है, रिफ्रेशमेंट की। तो बताओ रिफ्रेशमेंट की सेल्स दी हुई है, नहीं, हाँ ये दी हुई है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये सेल्स होगी बेटा। तो सारी सेल्स यहाँ पे कैश पे, यहाँ पे उधार नहीं चलता, कैश होता है। तो सेल्स में से एक चीज़ माइनस करेंगे, क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है बेटा, याद है, कॉस्ट ऑफ सेल का एक फॉर्मेट है। सबसे पहले आती है बेटा आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री कौन सी है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है रिफ्रेशमेंट की, कितनी है बेटा, $50। तो ये आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग में ऐड करते हैं क्या चीज़, परचेज, परचेज भी किसकी आएगी, रिफ्रेशमेंट की, कितनी दी हुई है बेटा, 490। और फिर क्या माइनस करते हैं बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं, और वो भी किसकी आनी चाहिए, कैंटीन या रिफ्रेशमेंट या कैफ़े, बात एक ही है। कितनी आ रही है बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, 75। ओपनिंग में बेटा ऐड करेंगे परचेज और माइनस करेंगे क्लोजिंग, तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल 50 + 490 - 75। तो कितनी आ गई बेटा कॉस्ट ऑफ सेल, अगर आप देखें ये आ गई 465। तो अगर आप बेटा सेल्स देखो तो वो कितनी है, वो है 980। तो सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे तो एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर सवाल में कोई एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, किसके, कैंटीन के, कैफ़े के, अगर कोई एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। तो बताएं बेटा रिफ्रेशमेंट का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट दिया हुआ है 515, सही है, तो डी आंसर है। तो सर अगर आप देखें ये हमने क्यों नहीं लिया, ये प्रिंटिंग कॉस्ट जो है ये टिकट्स की प्रिंटिंग कॉस्ट है, यहाँ पे टिकट्स की चीज़ें नहीं आएंगी, यहाँ पे हर चीज़ रिफ्रेशमेंट की आएगी, क्योंकि इसने हमसे रिफ्रेशमेंट का आंसर मांगा है, टिकट्स का नहीं मांगा। तो आंसर क्या बन गया बेटा, डी आंसर बन गया, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सही है जी। आगे बात बढ़ाते हैं, विच कॉस्ट इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरर। डायरेक्ट कॉस्ट बेटा आपको पता है कौन सी होती है, जो ट्रेसेबल होती है। कैरेज आउटवर्ड तो बेटा यहाँ आती नहीं है, वो तो इनकम स्टेटमेंट में आती है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डिलीवरी व्हीकल भी नहीं आती यहाँ पे, और वैसे भी ये डायरेक्ट चीज़ें नहीं है। जो रॉयल्टी होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं इसको, या फैक्ट्री रॉयल्टी, वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट। तो रॉयल्टी क्या होती है, हमने जैसे एग्जांपल ली थी कि अगर इंटरनेशनल ब्रांड है, वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, उसकी फ्रेंचाइज ले रहे हैं, तो हम जितने यूनिट बेचेंगे बेटा, हर यूनिट पे जो गोरा है उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे, वो रॉयल्टी कहलाती है। और जो सुपरवाइज़र होता है बेटा, वो इनडायरेक्ट लेबर होता है, सही। और बाकी चीज़ें तो प्रॉफिट एंड लॉस की हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं बेटा, सैंडी ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस
शी हैड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट इज़ द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बेटा हर चीज़ किसकी आएगी, फैक्ट्री की आएगी। पहले तो मार्क कर लेते हैं बेटा कौन कौन सी चीज़ फैक्ट्री की है। फैक्ट्री का बेटा यहाँ पे रेंट आ सकता है 10,000, ऑफिस की कोई चीज़ नहीं आएगी, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री आ सकती है बेटा बिल्कुल रॉ मटेरियल की 90,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ सकती है रॉ मटेरियल की बिल्कुल। ऑफिस नहीं आएगा, फैक्ट्री वर्कर आएगा, ये डायरेक्ट लेबर है फैक्ट्री वर्कर, और रॉ मटेरियल परचेज आएगा। अब इसका फॉर्मेट अगर आपको याद हो बेटा, सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री आती है किसकी बेटा, रॉ मटेरियल की। तो कितनी है बेटा ओपनिंग बता दें, ओपनिंग आ रही है $90,000। ओपनिंग में ऐड करेंगे परचेज किसकी, रॉ मटेरियल की, कितनी आ रही है 20,000। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा माइनस करेंगे वो भी रॉ मटेरियल की, कितना आ गया बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम 36,000। अगर मटेरियल बेटा जितना चाहिए आईफोन बनाने के लिए एक रूम में रख दें, क्या खुद ब खुद आईफोन बन जाएगा, नहीं, कोई ना कोई इसको बनाएगा बेटा। जो असेंबल करने वाला वर्कर है, अगर मैनुअली असेंबल हो रहा है तो वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगा या फैक्ट्री वर्कर। कितनी है बेटा फैक्ट्री वर्कर 15,000। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें हम ओवरहेड्स ऐड कर लेंगे। ओवरहेड कौन सा है बेटा, फैक्ट्री रेंट। कितना आ रहा है बेटा फैक्ट्री रेंट 10,000, तो कितना हो गया 61। सही है, और कोई चीज़ रह गई हमारी, हो गई सारी चीज़ें, फैक्ट्री वर्कर भी आ गया, रॉ मटेरियल परचेज भी आ गया। तो 61 बेटा बी इज़ द राइट आंसर, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक और चीज़ बेटा यहाँ पे आ सकती थी, अगर वो बोले वर्क इन प्रोग्रेस है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 61 यहाँ आ गया। 31 बेटा बात ख़त्म होने वाली है। वॉट वॉज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, हमने क्या निकालनी है बेटा, सेल्स निकालनी है। यहाँ पे हमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और इसके लिए बेटा दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका है हम बना सकते हैं SLCA। क्या बना सकते हैं, SLCA। SLCA क्या होता है बेटा, ये सारे कस्टमर्स का कंबाइन अकाउंट होता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कस्टमर्स बेटा हमारे लिए एसेट होते हैं, तो बैलेंस PD कहाँ आता है, डेबिट पे। कितना दिया हुआ बेटा एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये दिया हुआ है 5,000। तो अगर ओपनिंग डेबिट पे आ रहा है तो क्लोजिंग कहाँ आ जाएगा बेटा, ये नॉर्मल बैलेंस है, ये क्रेडिट पे आ जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आएगा बिल्कुल कैश के नाम से। कितना रिसीव हो गया बेटा 34,700। इररिकवरेबल डेट बेटा पुराना नाम बैड डेट आएगा। इररिकवरेबल डेट से डेटर कम हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड भी आता है, चूँकि कैश डिस्काउंट होता है ये रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। जो सेल्स होती है बेटा यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल आती है, कैश सेल यहाँ पे नहीं आती। और सेल्स से आपको पता है बेटा डेटर बढ़ जाता है। क्या अब हम इसको सॉल्व करके सेल्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। बड़ी साइड कौन सी आ रही है बता दें, क्रेडिट। ऐड कर लें 34,700 प्लस 200 प्लस 185 प्लस 8,500, कितना आ गया बेटा 43,585। इसमें से 5,000 माइनस कर दें, कितना आ रहा है 38,585। डी आ रहा है बेटा आंसर 38,585। सही है, तो आंसर क्या बन गया, डी इज़ द राइट आंसर। तो बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है। तो इस तरीके से बेटा हम क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं। सही है, इसको वैसे तो सॉल्व करने का यही तरीका है। एक और भी तरीका हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, और वो भी कर सकते हैं क्रेडिट सेल निकालने का। वो ये होता है, स्टार्ट करते हैं बैंक से। तो इसके लिए बेटा हमने एक निमोनिक पढ़ा था, उसका नाम था APPM। APPM क्या होता है भाई, अपना प्राइम मिनिस्टर। सही है, इसका क्या मतलब है, अक्रूड प्लस प्रीपेड माइनस। तो अक्रूड ईयर एंड पे क्या हो जाता है बेटा, प्लस। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल होता है या ट्रेड पेएबल होता है ये भी अक्रूड होता है। तो अगर क्लोजिंग अक्रूड बेटा प्लस हो रहा है तो ओपनिंग क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों सर, क्योंकि जो अपना प्राइम मिनिस्टर रूल होता है बेटा ये एप्लीकेबल होता है एंड ऑफ द ईयर के लिए। अगर एंड ऑफ द ईयर पे क्लोजिंग प्लस हो रहा है तो ओपनिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें दी हुई है जैसे कि बैड डेट हो गया, सही है, और डिस्काउंट अलाउड हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करें तो भी आंसर आ जाएगा। सही, करके देखते हैं सर। सबसे पहले बैंक ले लेते हैं। बैंक कितना है बेटा बताएं, बैंक है रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कितना आ रहा है बेटा रिसीव फ्रॉम डेटर 34,700। तो ले लेते हैं 34,700। फिर क्लोजिंग अक्रूड प्लस करना है। क्लोजिंग कितना है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल हो चाहे ट्रेड पेएबल हो, सही है, अक्रूड होता है, अक्रूड प्लस हो जाएगा। अगर क्लोजिंग प्लस हो रहा है तो ओपनिंग माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस कर दें। और जो इररिकवरेबल डेट है और डिस्काउंट अलाउड है, सही है, ये दोनों चीज़ें प्लस कर दी। आ गया
38,585, चाहे ऐसे कर लें, यहाँ पे भी यही हो रहा है। बैंक या कैश है उसमें क्लोजिंग प्लस हो रहा है और ओपनिंग माइनस हो रहा है, और बाकी सारी चीज़ें प्लस हो रही हैं क्योंकि वो बाकी सारी कहाँ आ रही हैं, कैश वाली साइड। तो SLCA बनाए बगैर क्रेडिट सेल निकालनी हो तो ये तरीका, और PLCA बनाए बगैर अगर ये निकालनी हो तो भी हम यही कर सकते हैं। फिर बैंक जो होगा वो पेमेंट टू सप्लायर होगा, और क्लोजिंग रिसीवेबल की जगह क्लोजिंग पेबल आ जाएगा, ओपनिंग रिसीवेबल की जगह ओपनिंग पेबल आ जाएगा। बैड डेट फिर वहाँ नहीं होता, PLCA में डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, और अगर सेल्स रिटर्न होगा तो वो यहाँ आएगा प्लस होगा, और अगर परचेज रिटर्न होगा तो PLCA में आ जाएगा। तो आंसर क्या बन गया बेटा, डी इज़ द राइट आंसर। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा 32 में, डायन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर एसेट्स एंड लाइबिलिटी। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो बेटा बहुत आसान होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। सही है, ये करंट रेशो का फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स में बेटा क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा सर आपका कैश, कितना आ रहा है भाई 250, और क्या आ जाएगा बेटा इन्वेंट्री आ जाएगी जो कि है 2350, और क्या आ जाएगा करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा जो कि है 1350। तो ये करंट एसेट्स आ गए बेटा। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ करंट लाइबिलिटी बेटा 1300। लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, और जो ट्रेड पेबल है वो आ जाएगा, और अगर अदर पेबल होता तो वो भी आ जाता, अदर रिसीवेबल होता तो ऊपर आ जाता करंट एसेट्स में। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं बेटा। करंट एसेट्स कितने हो गए 250, 2350 एंड 1350। करंट एसेट्स आ गए बेटा 3950, और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई बेटा, इनको ऐड कर लेते हैं 1300 प्लस 1000। करंट लाइबिलिटीज़ आ गई 2300, कितनी आ गई 2300। तो बेटा करंट एसेट्स भी आ गए, करंट लाइबिलिटीज़ भी आ गई। अब क्या करना है बेटा, करंट एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटी से। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 1.717, तो 1.72 हो जाएगा बेटा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सही है। तो करंट रेशो ये बताता है कि करंट एसेट्स हमारे कितने हैं एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, वैसे तो P2 में ज़्यादा काम होता है इसका, कि आइडियल रेशो कितना होता है, मैक्सिमम रेशो कितना होता है, मिनिमम कितना होता है। तो आइडियली बेटा करंट रेशो होना चाहिए 2:1, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 3:1, और मिनिमम कितना होना चाहिए 1.5:1। तो बेटा रेंज है बिटवीन 1.5 एंड 3। 1.5 से नीचे जाता है तो हम बोलते हैं कि बिजनेस बैंकरप्ट हो सकता है, लिक्विडिटी डेंजर में है। सही है। और 3 से ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। सही, अनयूटिलाइज है। और आइडियली कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया 1.72 आ गया। 33 बेटा अगर आप देखो इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है हमें, ईयर 1 में था 24 टाइम्स, ईयर 2 में बढ़ गया 25, ईयर 3 में और बढ़ गया 27। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला होता है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर का, जब टाइम्स में निकालना हो और जब डेज में निकालना होता है तो बेटा ये फॉर्मूला रेसिप्रोकेट हो जाता है। एवरेज इन्वेंट्री न्यूमरेटर में आ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल डिनोमिनेटर में आ जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 365 से जब डेज में निकालना हो, लेकिन ज़्यादातर ये टाइम्स में ही निकलता है। इन्वेंट्री टर्नओवर अगर आप देखो यहाँ बढ़ रहा है 24, 25, 27। दो वजहें हो सकती है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ने की, या तो हम ज़्यादा स्टॉक बेच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है, या तो ऑन एवरेज हम अपने पास इन्वेंट्री कम रख रहे हैं। सही, या तो इन्वेंट्री कम करते जा रहे हैं, या तो इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा है, या तो ज़्यादा स्टॉक बेच रहे हैं, या एवरेज इन्वेंट्री कम है। तो बताना बेटा कौन सी बात सही है। फ्यूअर सेल्स वर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट और कैश का बेटा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्वेंट्री क्वांटिटी वाज डिक्रीजिंग, ये बात सही है, इन्वेंट्री कम हो रही है। सेल्स एक्टिविटी स्लोड नहीं हुई बेटा, फास्ट हो गई है। सही है, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ रहा है, स्लो नहीं हुआ, फास्ट हो गया। सेलिंग प्राइसेस से इसका जो है वो सेलिंग प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे बेटा तो महंगा बेचेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, यहाँ तो इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमने कम की होगी। सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्या गया, बी इज़ द राइट आंसर।
और आगे क्या कह रहा है बेटा 34 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मारिया यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईयर 1, पहले साल में स्ट्रेट लाइन यूज़ किया एंड रिड्यूसिंग बैलेंस इन ईयर 2, सही है। मारिया जो है वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है भाई, पहले साल स्ट्रेट लाइन यूज़ किया, मज़ा नहीं आया इनको, तो अगले साल रिड्यूसिंग पे चले गई। तो आपको बताना है बेटा कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो मारिया ने वायलेट किया है। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की वायलेशन है बेटा, कि हर साल एक ही मेथड, एक ही प्रेजेंटेशन, एक ही फॉर्मेट होना चाहिए, हर साल डेप्रिसिएशन का मेथड या परसेंटेज या लाइफ चेंज नहीं करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी की वायलेशन है। डुअलिटी या डुअल एस्पेक्ट भी कहते हैं इसको, वो क्या कहता है कि हर एंट्री की दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। जो डबल एंट्री होती है वो डुअलिटी कॉन्सेप्ट होता है। मैचिंग क्या कहता है बेटा, इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना है फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड, सही है, ये होता है मैचिंग। प्रूडेंस क्या कहता है, प्रॉफिट और एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो, और प्रूडेंस ये भी कहता है जो लॉस होने वाला है उसको फॉरन बुक कर लो। फाइनली बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, रेवेन्यू शुड ओनली बी रिगार्डेड एज अर्नड व्हेन द लीगल टाइटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो कह रहे भाई जब आपने लीगली गुड्स किसी और के नाम कर दी, या गुड्स को डिलीवर कर दिया, या सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया, तो उस वक्त आप रेवेन्यू बुक कर सकते हैं, उससे पहले रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक आपने गुड्स डिलीवर नहीं कर दी तो आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, या जब तक आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर दी आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। गोइंग कंसर्न क्या कहता है बेटा, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस के बंद होने के कोई चांसेस नहीं है। हर साल मैनेजमेंट एक अजम्पशन लेती है, कसम उठाती है कि हम इस बिज़नेस को चलाएंगे, तो वो गोइंग कंसर्न होता है। मैचिंग आपने पढ़ लिया क्या होता है। मनी मेजरमेंट क्या होता है बेटा, कि अकाउंट्स में से वो चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए जिसकी मॉनेटरी या फाइनेंशियल वैल्यू होती है, जिस चीज़ की मॉनेटरी या फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होती वो चीज़ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए।